नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज के अध्ययन का प्रकरण है वाक्य के भेद। इस पाठ के सीखने के अपेक्षित उद्देश्य इस प्रकार होंगे। पाठ के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी भाषा संरचना में वाक्य के स्वरूप का बोध कर सकेंगे, वाक्य के विभिन्न भेदों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, वाक्य में रचनागत परिवर्तन के नियमों का बोध कर सकेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की तुलना कर सकेंगे, वाक्य का रूपांतरण व्याकरणिक नियमों के अनुसार कर सकेंगे और उनका वर्णन कर सकेंगे, वाक्य के परस्पर रूपांतरण में कुशलता अर्जित कर सकेंगे, रूपांतरित वाक्यों के उदाहरण उनकी प्रकृति के अनुरूप प्रस्तुत कर सकेंगे और वाक्य रूपांतरण संबंधी अशुद्धियों को भी दूर कर सकेंगे। अब प्रारंभ करते हैं वाक्य की संरचना से। वाक्य की संरचना क्या होती है? तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। इसलिए भाषा की संरचना में वाक्य केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करते हैं। संदेश या संप्रेषण की दृष्टि से प्रोक्ति, डिस्कोर्स, जिसे सामान्य भाषा में संभाषण कहते हैं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। प्रोक्ति वक्ता के पूर्ण ज्ञातव्य या केंद्रीय विचार का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही उसे प्रसंग या संदर्भ से भी संयोजित करती है। प्रोक्ति एक लघु वाक्य के रूप में भी हो सकती है, जिसे अल्पांग वाक्य भी कहते हैं, जैसे हाँ, बैठिए, और यह पूर्णांक वाक्य के रूप में भी हो सकती है, जैसे कक्षा में सभी छात्र आ जाएं। प्रोक्ति के अंतर्गत एक से अधिक वाक्यों का समूह भी आता है, जैसे जो कपड़े आपको पसंद हो ले जाइए, बाकी थैले में रख दीजिएगा। अब वाक्य का छोटा घटक उपवाक्य होता है और उपवाक्य से छोटा घटक पदबंध कहलाता है। उपवाक्य पदबंधों से मिलकर बनता है और पदबंध से छोटा घटक शब्द होता है और शब्दों से मिलकर पदबंध बनता है। उदाहरण देखते हैं। प्रशासनिक अनुभाग का प्रभारी अधिकारी। शब्द से घटक रूपिम है। ध्वनियों का ऐसा अनुक्रम जो अर्थवान हो और उसमें अधिक अर्थवान खंडों में विभक्त न हो सके, उसे रूपिम कहते हैं। यह भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई होती है। रूपिम शब्द के रूप भी हो सकते हैं एवं शब्द से छोटी इकाई के रूप में भी हो सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है सहनशीलता। इस एक शब्द में 3 रूपिम हैं, सहन, शील और ता। रूपिम से छोटा एक घटक स्वनिम है। स्वनिम किसी भाषा में प्राकृत ध्वनियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य परस्पर समानता रखते हैं, लेकिन कोई भी सदस्य दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों को जिनसे मिलकर उस भाषा के शब्द बनते हैं, उन्हें स्वनिम कहा जाता है। अतः स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाषा की संरचना क्या है। वाक्य के स्वरूप के बाद ये आवश्यक है कि भाषा को उसकी संरचना की दृष्टि से समझने का प्रयास किया जाए। भाषा की संरचना को एक क्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है और इस क्रम को देखने पर स्पष्ट होता है कि भाषा एक बहुस्तरीय संरचना है, जिसका प्रत्येक स्तर एक दूसरे के अधिक्रमिक संबंधों के आधार पर जुड़ा है। कैसे? प्रोक्ति, प्रोक्ति के बाद क्या आता है? वाक्य, वाक्य के बाद भाषा का स्तर है उपवाक्य और उपवाक्य के बाद पदबंध, पदबंध के बाद शब्द, शब्द के बाद
रूपिम और उसके बाद स्वनिम। तो स्वनिम सबसे छोटी इकाई है जो क्रमशः रूपिम, शब्द, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य के बाद प्रोक्ति का स्वरूप धारण करती है और इस प्रकार भाषा की संरचना अपने आप को व्यवस्थित करती है। अब बात करेंगे भाषा की संरचना के बाद वाक्यों के भेद क्या होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हो सकते हैं। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। प्रारंभ करते हैं। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था का बोध करने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। इनके उदाहरण यहाँ पर वाक्य के रूप में प्रस्तुत हैं। छात्राएं नृत्य कर रही हैं, उसकी माँ बहुत बीमार थी, राधा शिक्षिका है। तो ये सभी सकारात्मक वाक्य हैं। अब नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य की बात करेंगे। नकारात्मक वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। हिंदी भाषा में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न, मत ये शब्द लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। किस प्रकार से सकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य में रूपांतरित होता है। वे घूमने गए हैं और इसका नकारात्मक क्या होगा? वे घूमने नहीं गए हैं। आप यहाँ बैठिए, इसका नकारात्मक वाक्य इस प्रकार बनेगा, आप यहाँ न बैठें। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, स्कूल चले जाओ, और यहाँ पर मत का प्रयोग करके इसे नकारात्मक बनाया गया है कि स्कूल मत जाओ। इसके अतिरिक्त हिंदी में नकारात्मक वाक्य और भी तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पुनः कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। मैं तो अब यह काम करने से रहा। इसका आशय क्या है कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अब तुम मुझे क्यों बुलाओगे? अर्थात इसका आशय क्या हुआ? नहीं बुलाएंगे। अब एक और उदाहरण लेते हैं नकारात्मक वाक्य का, अब वो कहाँ मिलेगी? अर्थात अब वो नहीं मिलेगी। फिर एक और उदाहरण लेते हैं, मैं थोड़े ही डरता हूँ उनसे। इसका भी अभिप्राय यह है नहीं डरता। तो यहाँ पर इन चारों वाक्यों में वाक्य रचना अलग अलग थी, लेकिन उनका आशय क्या था? नकारात्मक। अब विचार करते हैं आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे निकल जाओ कक्षा के बाहर, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। सारा सामान उठा लाना, यहाँ पर भी आदेश दिया जा रहा है। रात तक जरूर आ जाना, ये निर्देश है। मेहरबानी करके आप प्रतीक्षा कीजिए, यहाँ पर विनय या विनम्रता है। कृपया समस्या का निस्तारण शीघ्र दें, यहाँ पर प्रार्थना है। तो ये आज्ञार्थक वाक्य की श्रेणी में आते हैं इस प्रकार के उदाहरण। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य की। जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों के निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं, उसी तरह उनके प्रश्नवाचक रूप भी बन जाते हैं। प्रश्नवाचक रूप तो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों से निर्मित किए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पहले प्रकार के वाक्य बनते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में प्राप्त होता है। इनमें क्या वाक्य के आरंभ में आता है, जैसे क्या वह कानपुर जा रही है? क्या उसने सत्य बोला था? क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे? यहाँ पर उत्तर क्या है? हाँ या नहीं में प्राप्त होता है। और
अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। उदाहरण यहाँ देखते हैं, आप लोग घर से कब जा रहे हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप लोग घर से कब जा रहे हो। वे लोग कहाँ रहते हैं, आपको किस अधिकारी से मिलना है। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए। अब आते हैं इच्छावाचक वाक्य में। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता अपने लिए या अन्य किसी दूसरे के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे, आज तो कहीं से सहायता मिल जाए, आपका जीवन मंगलमय हो। तो दोनों ही वाक्यों में एक इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? इन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेश की भावना को प्रकट करता है। जैसे, शायद आज मौसम सुहावना हो सकता है आज बारिश हो, आज शायद यही रात हो जाए। तीनों वाक्यों में संभावना प्रकट हो रही है, इसलिए इन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्य होने के प्रति वक्ता संभावना भी व्यक्त करता है। आगे चर्चा करेंगे विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक ही वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे, ओह कितनी सुंदर कलाकृति है, हाय मैं बर्बाद हो गया, धत सब बिगाड़ दिया, उफ कितनी पीड़ा है। यहाँ पर जो संवेग हैं वो अनायास ही निकल रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। संकेतवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे, यदि माँ तुम भी साथ रहोगी तो अच्छा लगेगा, अगर तुम आ जाते तो मेरा कार्य निपट जाता, अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसका तिरस्कार न होता। इन तीनों वाक्यों में देखिए कि एक शर्त पूर्ति का विधान है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य हैं। वाक्यों को प्रकार समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि वाक्यों का रूपांतरण या रचनांतरण किस प्रकार से होता है। ये जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं, इनके 8 भेद बताए गए और इन 8 भेदों के बीच परस्पर रूपांतरण या रचनांतरण किया जा सकता है। सकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। किस प्रकार से सकारात्मक वाक्य निषेधात्मक वाक्य बनता है और सकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य को किस प्रकार से हम प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है। पहला वाक्य लेते हैं, बच्चा फल खाता है। इसका निषेधात्मक वाक्य क्या बनेगा? बच्चा फल नहीं खाता है। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या बनेगा? क्या बच्चा फल खाता है? तो एक ही सकारात्मक वाक्य निषेधात्मक और प्रश्नवाचक में रूपांतरित हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मोहन स्कूल जाता है। इसका निषेधात्मक वाक्य मोहन स्कूल नहीं जाता है और प्रश्नवाचक वाक्य क्या रूपांतरित होकर बनेगा? क्या मोहन स्कूल जाता है? सामान्य रूप से किसी भी प्रकार का वाक्य किसी भी अन्य प्रकार के वाक्य में रूपांतरित किया जा सकता है, परंतु विधानवाचक या कथनात्मक वाक्यों को आधार वाक्य मानकर रूपांतरण करना अधिक उचित माना जाता है। इन्हीं सकारात्मक वाक्यों का अन्य प्रकार के वाक्यों में रूपांतरण किया जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि विधानवाचक वाक्य का रूपांतरण लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, लड़की विद्यालय जाती है। यहाँ पर प्रथम स्तंभ में वाक्य है और दूसरे स्तंभ में वाक्य का प्रकार है। लड़की विद्यालय नहीं जाती, हमारा आधार वाक्य क्या था? लड़की विद्यालय जाती है। तो इसका रूपांतरण निषेधात्मक वाक्य में क्या हुआ? लड़की विद्यालय नहीं जाती। प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरण, क्या लड़की विद्यालय जाती है?
अब इसको रूपांतरित करते हैं आज्ञावाचक वाक्य के रूप में, लड़की विद्यालय जाओ। और अगर इसे हम विस्मयवाचक वाक्य में रूपांतरित करते हैं, अरे लड़की विद्यालय जाती है, तो यहाँ पर एक ही आधार वाक्य को हमने निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक वाक्य के रूप में रूपांतरित किया। अब इसी आधार वाक्य को हम इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य के रूप में रूपांतरित करके देखते हैं। आधार वाक्य क्या था हमारा? लड़की विद्यालय जाती है। तो इसका इच्छावाचक वाक्य के रूप में रूपांतरण क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि लड़की स्कूल जाए। यहाँ पर इच्छा क्या हुई? मैं चाहता हूँ कि, तो वाक्य रूपांतरित हो गया इच्छावाचक वाक्य के रूप में। इसका संदेहवाचक वाक्य क्या बनेगा? लड़की स्कूल जाती होगी। और संकेतवाचक वाक्य क्या बनेगा? लड़की स्कूल जाती तो। आगे संकेत है कि वाक्य में शर्त होगी। स्पष्ट हो चुका है कि विभिन्न प्रकार के वाक्यों को विधानवाचक वाक्यों में बदला जा सकता है। इस प्रकार के रूपांतरण में कुछ बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, जैसे प्रायः आधारभूत वाक्य विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय प्रश्न बनाने वाले शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर, किस लिए आदि का यथास्थान प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। जैसे वे पत्र लिख रहे हैं, क्या वे पत्र लिख रहे हैं, वे किसे पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र क्यों लिख रहे हैं आदि। निषेधवाचक वाक्यों में अंतरण करते समय प्रायः न, नहीं, मत में से किसी एक निषेधवाची अव्यय का प्रयोग किया जाता है। नहीं का प्रयोग हिंदी में सामान्य रूप से सभी स्थितियों में किया जा सकता है, परंतु मत का प्रयोग आज्ञावाचक वाक्यों में तथा न का प्रयोग अगर यदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में या इच्छावाचक वाक्यों में किया जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण से इसे समझेंगे। आधार वाक्य क्या है हमारा? रजत दूध पीता है, रजत दूध नहीं पीता है, रजत दूध मत पियो। और यदि रजत दूध न पिए, तो इस तरीके से हम इनका रूपांतरण करते हैं। इच्छावाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों में परिवर्तन करते समय दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर करने के लिए इच्छावाचक वाक्यों के आरंभ में कोष्ठक में इस प्रकार के वाक्य पहले ही लिख लें। मेरी इच्छा है कि, मैं चाहता हूँ कि, वे चाहती है कि। इसको हम उदाहरण से समझें कि कैसे लिख लेंगे। आधार वाक्य है हमारा बच्चा लिख रहा है, तो इसका इच्छावाचक वाक्य कैसे रूपांतरित करेंगे? मैं चाहता हूँ कि, इसको हमने किस में लिख लिया? कोष्ठक में। बच्चा लिखे, तो वाक्य क्या बन गया? मैं चाहता हूँ कि बच्चा लिखे। इसी प्रकार संकेतवाचक वाक्यों के आरंभ में यदि, अगर जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आधार वाक्य हमारा है बच्चा लिख रहा है, और इसका संकेतवाचक वाक्य कैसे बनेगा? यदि बच्चा लिखता तो यदि किस में लिख दिया हमने? कोष्ठक के अंदर। दूसरा वाक्य देखते हैं, अगर बच्चा लिखे तो, अगर को हमने कोष्ठक में कर दिया। इसी प्रकार संदेहवाचक वाक्यों की पहचान के लिए शायद का प्रयोग कोष्ठक में करके देख सकते हैं। बच्चा लिख रहा है, इसका रूपांतरण शायद बच्चा लिख रहा होगा, तो शायद को हमने कोष्ठक में कर दिया। विस्मयवाचक वाक्यों में अंतरण करते समय पहले विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आधार वाक्य हम लेते हैं बारिश हो रही है, तो इसका रूपांतरण देखिए, अरे बारिश हो रही है, ओह बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से रूपांतरण होगा। यहाँ पर आपको समझाने की दृष्टि से कुछ उदाहरण लिए गए हैं और उनको रूपांतरित करके दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आधार वाक्य है मेरी बेटी आई है, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरित करते हैं। क्या
मेरी बेटी आई है। बच्चे सीधी पंक्ति में जाएंगे। इसका प्रश्नवाचक, क्या बच्चे सीधी पंक्ति में जाएंगे? फिर आधार वाक्य देखते हैं, बच्चे घर में आराम कर रहे हैं। इसका आज्ञावाचक रूपांतरण देखते हैं, बच्चों घर में आराम करो। एक अन्य वाक्य लेते हैं, कृपया पत्र लिख दीजिए। इसका आज्ञावाचक वाक्य कैसे रूपांतरित होगा? पत्र लिखो। रानी खेत नहीं जाएगी। इसका रूपांतरण संकेतवाचक में करते हैं, रानी खेत जाती तो। दूसरा आधार वाक्य लेते हैं, मेहनत करने से अच्छे अंक आते हैं। इसका संकेतवाचक रूपांतरण देखते हैं, मेहनत करते हैं तो अच्छे अंक आते हैं। रोहन कार्यालय आ जा सकता है। इसका निषेधात्मक वाक्य में रूपांतरण करते हैं, रोहन कार्यालय आ जा नहीं सकता है। यह पत्र दे दीजिए। इसका निषेधात्मक रूपांतरण, यह पत्र मत दीजिए। आगे और देखते हैं, वाह क्या सुंदर दृश्य है। इसका विधानवाचक वाक्य में रूपांतरण करते हैं, दृश्य बहुत सुंदर है। क्या आज कार्यालय की छुट्टी है? इसका विधानवाचक वाक्य में रूपांतरण करते हैं, कार्यालय में आज छुट्टी है। रीना घर पर है। संदेहवाचक वाक्य इसका किस प्रकार से रूपांतरित होगा? रीना घर पर होगी। बच्चे कहानी लिख रहे हैं। इसका संदेहवाचक वाक्य बनाते हैं, बच्चे कहानी लिख रहे होंगे। अभी बाजार से फल लाओ। इसका इच्छावाचक वाक्य बनाते हैं, मैं चाहता हूं कि, इसे हम कोष्टक में लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अभी बाजार से फल लाओ। मुझे घर जाना है। इसका इच्छावाचक वाक्य क्या बनेगा? मैं घर जाऊं। मीता पढ़ रही है। इसका विस्मयादिवाचक वाक्य बनाते हैं, अरे वाह मीता पढ़ रही है। ये मैंने क्या किया? इसका भी हम विस्मयादिवाचक वाक्य बनाते हैं, उफ ये मुझसे क्या हो गया। इस प्रकार हमने वाक्यों को रूपांतरित करने के विभिन्न उदाहरण देखे और उससे स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार से हम वाक्यों को अपने विभिन्न 8 भेदों के अंतर्गत रूपांतरित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये भेद 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य क्या होते हैं? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है। इसके उदाहरण, मैं जाता हूँ, राधा पढ़ती है। इस वाक्य में राधा उद्देश्य और पढ़ती है यह है विधेय। और उदाहरण देखते हैं, सोहम पुस्तक पढ़ता है, हर्षिता घर जाती है, सज्जन मनुष्य का सभी आदर करते हैं और मैं प्रतिदिन 4 घंटे अभ्यास करता हूँ। तो ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरों का उपकार करने वाले अनेक व्यक्ति संसार में होते हैं। आज बरसात होगी, वाणी की मधुरता सबको वश में कर लेती है। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। ऐसे वाक्य जिसके 2 या 2 से अधिक सभी उपवाक्य समान स्तर के हों तथा आपस में तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, अतः आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हों तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनके उदाहरण हम देखें, हमने बाजार की खाक छानी किंतु सामान नहीं मिला। इधर प्राचार्य पहुंची और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं किंतु और इधर उधर। और उदाहरण हम देखते हैं, वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा। धन कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। मैं खाना खाकर बैठा ही था कि हाथ में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। वह साधु है परंतु किसी से भिक्षा स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार से ये आपके संयुक्त वाक्य के उदाहरण थे। अब हम बात करेंगे मिश्र वाक्य की। जिन वाक्यों की रचना
एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य प्रायः कि, क्योंकि अथवा दो संयोजक शब्दों जैसे जब तब, जैसा जैसा, यदि तो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जितना उतना, जो सो वह, यद्यपि तथापि आदि से जुड़ता है। ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो इस पाठ में अर्थ के आधार पर वाक्यों के विभिन्न भेदों का वर्णन किया गया। भाव या अर्थ के आधार पर वाक्यों के स्वीकारात्मक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, आज्ञासूचक, इच्छासूचक, आश्चर्यसूचक, संकेत सूचक आदि अर्थ में परिवर्तन लाए बिना वाक्य की रचना में परिवर्तन किया जा सकता है। तो प्रस्तुत पाठ में अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण को विविध उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया। वाक्य रूपांतरण हेतु ध्यान दिए जाने वाले विशेष बिंदुओं को भी इस पाठ के अंतर्गत विश्लेषित किया गया। पाठ में रचना के आधार पर किए जाने वाले वाक्यों के विभेदों को भी परिभाषित किया गया और अगले पाठ में रचना के आधार पर वाक्य के रूपांतरण को और विस्तार से उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जाएगा और इसके साथ ही वाक्य के अन्य भेदों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। अगले पाठ में वाक्य रचना की विभिन्न अशुद्धियों के कारण उपचार का भी वर्णन किया जाएगा और उनका स्पष्टीकरण भी विभिन्न उदाहरणों की सहायता से किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।